अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और मैथ्स की तैयारी जी जान लगा करके कर रहे हो, बट स्टिल जब भी हम मैथ्स पीवाईक्यूज की बात करते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हम हर बार क्वेश्चंस को देख करके कंफ्यूज होते हैं। और उस मोमेंट पे हमें सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश हमें कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए जहां पर लेटेस्ट 5 years के पीवाईक्यूज, वो भी चैप्टर वाइज, कोई हमें सॉल्व करवा दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं दुख दर्दों का निवारण करने आया हूं, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलों को कम करने आया हूं। और बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए एक वन ऑफ द टॉप नॉच सॉल्यूशन होने वाला है जो आप अभी तक ढूंढ रहे थे पूरे यूट्यूब पे। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो आज तक पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, हम आज सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो प्लीज स्किप मत करना। अगर इस वीडियो पे आए हो, थंबनेल को देख करके क्लिक किया है, तो इस वीडियो को भी कंप्लीट एंड तक वॉच करना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लास 10th के बच्चे या तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं या फिर इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। बट मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस को जो भी आप पिछले पेपर्स आप उनको उठा करके देखो, आपको रियल नंबर से 101% एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते। कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको 2026 में भी इन्हीं क्वेश्चन से, जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, यहीं से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है वरुण वाजपेयी और मैं पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 2026 में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो अच्छा, उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एलसीएम और एचसीएफ के अराउंड होंगे। ठीक है, इनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये जो सीरीज है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पीवाईक्यूज की बात करेंगे और उन पीवाईक्यूज की बात करेंगे जो आपके 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a की वैल्यू जहां पे गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर और b की वैल्यू गिवन है एक्स वाई क्यूब। अब हमको बोला गया है यहाँ पे x और y जो है ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल करके बताओ। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, बिकॉज बच्चों को ये, आप सबको ये समझ में नहीं आता कि a और b का यहाँ पे एलसीएम या फिर HCF निकाले कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो आप देखो, ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो ना तो ये बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपके लिए एक स्टेप कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखा होता आपके पास 16, ठीक है, एक नंबर लिखा होता आपके पास 24, ठीक है ना। अब आपको इसका, मान लो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, उसी तरीके से आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सॉरी, तो यहाँ पे 2 12 जा और ये हो जाएगा 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा 3। ठीक है, अब अगर मान लो आपको इसका HCF निकालना हो, HCF ऑफ 16 एंड 24, तो फॉर्मूला क्या होता है? HCF का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। HCF का मतलब लोएस्ट कॉमन पावर है ना, लोएस्ट कॉमन पावर। ठीक है साहब, ठीक है। उसी तरीके से एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? ये पूरी थ्रू आउट द वीडियो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स लिख लो जरा। ठीक है,
अभी बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को आता है प्लीज पेशेंस के साथ देखना इस वीडियो को, हड़बड़ी में मत देखना, ठीक है। अगर आता है तो आप एक बार इसको आप सॉल्व कर लो, लास्ट में इसको आंसर इसका आप मैच कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ये होने वाली है। तो यहाँ पे 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके 2 की पावर 4, उसी तरीके से 24 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब सबसे पहले हम लोग बेस सेम करते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर दो 3 टू द पावर ऑफ 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब छोटी पावर लोएस्ट कॉमन पावर की बात हो रही है, तो लोएस्ट कॉमन पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 को कंपेयर करोगे तो 3, ठीक है, और 3 को कंपेयर करोगे तो 0, तो यानी कि 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8, तो यानी कि 8 एलसीएम आ गया, है ना। अब बहुत ध्यान से समझना, जब आपने 16 का फैक्टर्स किए तो आपने इसको कुछ इस तरीके से लिखा, 24 के जब फैक्टर्स किए तो आपने कुछ इस तरीके से लिखा। अब अगर आप इन ए और बी को देखो, जो यहाँ पे नंबर्स गिवन है, ए आपको गिवन है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि एग्जामिनर ने ए के ऑलरेडी फैक्टराइजेशन, ए के ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, और ये कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हमें पता है जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि 2 और 3 ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, वही तो बोला गया एक्स कॉमा वाई आर प्राइम नंबर्स, तो वही बोल दिया गया ना। तो यानी कि एग्जामिनर ने आपके लिए ये काम ऑलरेडी कर दिया है, ए को ऑलरेडी फैक्टराइज कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक्स कोई नंबर होगा जो 3 बार रिपीट हो रहा होगा, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया एक्स क्यूब। उसी तरीके से y कोई नंबर होगा जो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से इस वजह से उसको लिख दिया y की पावर 2, ठीक है ना। अब सिमिलरली अगर आप b की बात करो तो b कोई एक नंबर है ना। अब जो वहाँ पे x एक ही बार रिपीट हो रहा है और y 3 बार रिपीट हो रहा है, हमें पता है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है ना। प्राइम वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमें यही बोलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें a और b के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब सिंपल से हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सर फाइंड करना है एचसीएफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लोएस्ट कॉमन पावर। अब यहाँ पे दो देखो बेसिस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं था तो हमने ऐड किया, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। अब एक्स को कंपेयर करो, उसमें छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर नथिंग, कुछ नहीं है तो 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक बार एक्स लिख देंगे। वाई को कंपेयर करो, वाई की पावर 2, तो यहाँ पे y की पावर 2, दैट मीन्स जो हमारे पास फाइनल एचसीएफ आया है वो एक्स वाई स्क्वायर आया, बस यही आंसर है हमारे पास। कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। स्टिल आपको डर लगता है, बस फर्क ये होता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, और मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, ठीक है। इसीलिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर एक्सप्रेस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नंबर p गिवन है जिसके फैक्टराइजेशन कुछ हमें गिवन है 18a स्क्वायर और b टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। उसी तरीके से एक नंबर q है जो हमें गिवन है 20a क्यूब और b स्क्वायर, ठीक है। जहां पे a और b तो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ए और बी जो है ये प्राइम नंबर है, बट ये 18 तो प्राइम नंबर नहीं ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1। बट अगर आप 18 की बात करो तो ये ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस इतना सा काम और करना है कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, है ना। तो इसको फर्दर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं जरा बताना। फर्दर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 4, लिख दिया हमने, इजी है, ठीक है। उसी तरीके से जरा b को भी करो, सॉरी q को करो। अब q हमको गिवन है यहाँ पे 20, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, है ना। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, a क्यूब और b स्क्वायर गिवन है ना, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब हमने p को भी प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में ब्रेक कर दिया और q के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब जो कुछ भी बोला गया हम इजीली निकाल सकते हैं, एलसीएम बोला गया है, ठीक है सर निकाल लेंगे एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, अगर हमें एलसीएम निकालना है p और q का तो हम क्या यूज करेंगे, एलसीएम यानी कि लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, लोएस्ट कॉमन, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, एल का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, सॉरी हाईएस्ट कॉमन पावर, ठीक है, ये है, सॉरी बाय मिस्टेक ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फॉर्मूला बनेगा जाकर के हाईएस्ट कॉमन पावर, ठीक है। कॉमन पावर यानी कि 2 को कंपेयर करो, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, तो अब यहाँ पे इसमें 2 की पावर 2 लिख दो, ठीक है। माफ करना, ठीक है, गलती हो गई। तो 3 स्क्वायर वहां पे लिखा है और यहाँ पे बेस सेम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 0, ठीक है। तो 3 स्क्वायर और 3 टू द पावर ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हाईएस्ट पावर लेनी है ना, तो 3 टू द पावर ऑफ 2। फिर देखो यहाँ पे 5 है बट ऊपर 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 की पावर 0 ऐड कर दो, ठीक है। आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो अब बड़ा क्या है, 5 टू द पावर ऑफ 1, यहाँ पे लिख दो। फिर ए को कंपेयर करो, बड़ा क्या है, ए टू द पावर ऑफ 3, वो लिख दो। कंपेयर करो बी की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, वो लिख दो। आ गया, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 क्या, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब 9 5 जा 45, 45 टाइम्स 4, 45 टू जा 90, 90 टू जा 180, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 180 ए क्यूब बी टू द पावर ऑफ 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए हमको कोई एक नंबर गिवन है, ठीक है। देखो अब ए को एक नंबर गिवन है किसके फॉर्म में, पी और क्यू के, जहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये ऑब्वियस है, ठीक है। अब पी टू द पावर ऑफ 3 और क्यू टू द पावर ऑफ 4। दूसरा बी जो हमें नंबर गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, पी स्क्वायर और क्यू टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, एचसीएफ, तो वो हमें मिलता है, एचसीएफ अगर हम निकालते हैं ए और बी का, क्वेश्चन में खुद गिवन है, ठीक है, कि अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो वो कुछ हमें पी टू द पावर ऑफ एम और क्यू टू द पावर ऑफ एन के फॉर्म में मिलेगा। और अगर हम इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा कुछ पी टू द पावर ऑफ आर और क्यू टू द पावर ऑफ एस के फॉर्म में, ठीक है। चलो अब इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n और r प्लस एस, यानी कि जब हम, अब भाई हमें m और n की वैल्यू तो नहीं पता, उसी तरीके से r और s की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे। देन उसके बाद ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी ना उससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे m n r और s की वैल्यू मिलेगी, हम बस उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, इतना सा काम करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है वो देखो, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं अगर ए और बी का, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, एचसीएफ का मतलब क्या, यहाँ पे वर्ड है हाईएस्ट, दैट मीन्स लोएस्ट, है ना, लोएस्ट कॉमन पावर, तो लोएस्ट लो पावर क्या है, लोएस्ट पावर क्या है, पी टू द पावर ऑफ 2, और क्यू को अगर आप कंपेयर करो तो लोअर क्या हो जाएगी, क्यू टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। ये आप हमारा एचसीएफ निकाला है, जो हमने निकाला है ये है। अब क्वेश्चन में सी को क्या गिवन था, इसी चीज को उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एम और एन के फॉर्म में। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाती है ना, एम बराबर 2 हो गया और यहाँ से एन बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब अगर एलसीएम निकाले तो वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन पावर। अब P को कंपेयर करो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, P टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। और Q को कंपेयर करो, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, दैट मीन्स Q टू द पावर ऑफ 4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एलसीएम किसके फॉर्म में दिया है, R और S के फॉर्म में, तो वो अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर दें P टू द पावर ऑफ R और Q टू द पावर ऑफ S, तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू देखने को मिलेगी 3 और S की वैल्यू हमें मिलेगी 4, ठीक है। अब जब हमें m n r और s की वैल्यू मिल गई है तो हमें फाइनली बताना है m प्लस n टाइम्स r प्लस s की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू 4 है, ठीक है। दैट मीन्स 5 टाइम्स 7, तो फाइनल आंसर हमारे पास 35 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इफ अगर हमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, देखो ए बी क्यूब, इफ x इक्वल्स टू ए बी क्यूब इस तरीके से गिवन है, और y की वैल्यू गिवन है ए क्यूब बी के फॉर्म में, करेक्ट है, y की वैल्यू ए क्यूब बी के फॉर्म में गिवन। अब हमें यहाँ पे HCF निकालना है x और y का, ठीक है, और LCM भी निकालना है हमें x और y का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल देते हैं। ठीक है, HCF ऑफ x कॉमा y, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन पावर, तो लोएस्ट कॉमन पावर क्या हो जाएगा, a को कंपेयर करो, दैट मीन्स a टू द पावर ऑफ 1 और b टू द पावर ऑफ 1, ये आ गया इसका HCF। अब अगर हम LCM निकालें, LCM ऑफ x कॉमा y, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हाईएस्ट पावर ऑफ a, तो क्या हो जाएगा वो a क्यूब, और हाईएस्ट पावर ऑफ b जो कि हो जाएगा आपका b क्यूब, ये आपका LCM आ गया। अब इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो दैट मीन्स ए बी मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब बी क्यूब, तो a से a क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर ऑफ 4, b से b क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तो b टू द पावर ऑफ 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ठीक है, हमें ए बी और सी तीन नंबर्स दिए गए है ना, हमें ए बी और सी तीन नंबर दिए गए, जो ए जो नंबर हमको दिया गया है उसके कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, जो कि आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में। अब 2 जो है वो कुछ r टाइम्स रिपीट हो रहा है, s कुछ p टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 5 कुछ q टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर आप b की बात करो, b कोई एक नंबर है ना, b कोई एक नंबर है जो अगेन 2 3 और 5 के टर्म्स में है। अब 2 यहाँ पे p टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 3 r टाइम्स और 5 p टाइम्स। उसी तरीके से अगर आप c की बात करो तो वो भी अगेन 2 3 और 5 के फॉर्म में, 2 यहाँ पे आपका q बार रिपीट हो रहा है, 3 भी q बार रिपीट हो रहा है, और 5 हमारा p बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें लास्ट में ना, हमें यही तीन नंबर निकालने हैं a b और c, वो क्या होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, p की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, q की वैल्यू निकालनी होगी, और r की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब ये p q r है क्या वो समझ लो। बोला गया है सच दैट p इज लेस देन q और q इज लेस देन r, है ना। यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, उससे बड़ा है q और उससे बड़ा है r, और ये भी बोला गया है कि p q और r वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो जितनी भी पावर्स आती हैं वो जीरो से बड़ी होती हैं, दैट मीन्स 1 से इन्फानाइट के बीच में होती है, तो 1 से इन्फानाइट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पे बोल दिया p q और r तीनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब निकालना कैसे वो समझो। उसके लिए क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन, द largest number that divides a b and c without leaving a remainder is 30। हमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, जब हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइप की जो चीज़ें दी होती है ना, तो लार्जेस्ट अगर गिवन हो या फिर ग्रेटेस्ट गिवन हो, तो इस केस में हमें HCF निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है, HCF। ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि a को भी डिवाइड कर दे, b को भी डिवाइड कर दे, और c को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, ठीक है, विदाउट बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े बगैर ये तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर हमको दिया गया है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो a b और c तीनों को डिवाइड कर देता है, वो और डिवाइड करता है और साथ में कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, और वो नंबर गिवन है हमको 30। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ना इसका थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक नंबर a है, कोई एक नंबर b है, कोई एक नंबर c है। ठीक है, अब हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो a b और c तीनों को डिवाइड कर दे। अब वो नंबर हमको गिवन है कितना, 30। अब वो नंबर आया कहाँ से होगा,
ये जो नंबर 30 है ये कहाँ से आया होगा। अब जब भी हमेशा याद रखना, जब हम इस टाइप के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो लार्जेस्ट, या फिर आप इस टाइप से लिख करके आप आइडिया लगा सकते हो। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमको निकालनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे HCF निकालना है, ठीक है। तो अगर अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे HCF निकाल लें, यानी कि A और B को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, वही तो गिवन है ना 30, अगर हम यहाँ पे HCF निकाल लें A, B और C का, वही तो हमें गिवन है ना, उसी की वैल्यू तो 30 के बराबर होगी। ठीक है सर, आपने तो बोला, ये समझ में आ गया। अब इसको निकालना कैसे है सर, वो समझा दो। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। HCF का मतलब क्या है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, लोएस्ट कॉमन पावर, ठीक है ना। अब ये 3 नंबर्स हमें गिवन है। अब इन 3 नंबर्स में सबसे लोएस्ट, पहले तो देखो बेस सेम है क्या, देखो 2 है, 3 और 5 है, तो बेस तो सेम है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे लोएस्ट पावर होगी उसी नंबर को लिख देना है। 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, अब वो हमें पता है, सबसे छोटी पावर p है, तो p हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर बात करते हैं 3 की। 3 में भी सबसे लोएस्ट पावर क्या है, देखो p है क्या कहीं पे, हाँ p लिखा हुआ है, तो यहाँ पे p लिख देंगे। फिर आप 5 की सबसे लोएस्ट पावर देखो, p लिखा हुआ है, तो हम p लिख देंगे, दैट्स इट, बराबर में 30। अब यहाँ पे p को कॉमन कर सकते हैं, हमें पता है जब बेस आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि जब बेस सेम नहीं होती बट पावर अगर आपकी सेम है तो पावर कॉमन कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30 टू द पावर ऑफ p, और बराबर में कुछ नहीं लिखा है, 30 टू द पावर ऑफ 1 लिख देंगे। यहाँ से हमें p की वैल्यू निकल करके आ गई है, जो कि है 1। यहाँ से p की वैल्यू हमें 1 निकल कर मिल गई है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करोगे, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट से क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट हो लीस्ट हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें हिंट मिलना चाहिए कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जब वो ए से बी से और सी से डिवाइड किया गया तो उसने कितना रिमाइंडर छोड़ा, 2, और वो नंबर क्या है, 5402, ठीक है। यानी कि एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 5402, ठीक है। अब इस नंबर को जब हम ए से डिवाइड करते हैं, इस ही नंबर को जब हम बी से डिवाइड करते हैं, और इस सेम नंबर को जब हम सी से डिवाइड करते हैं, तो हर केस में हमें 2 रिमाइंडर मिलता है, हर केस में हमें 2 रिमाइंडर मिलता है ना। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर हम इस रिमाइंडर को ही इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर हम इस 5402 में से अगर हमें रिमाइंडर घटा दें तो हमारे पास नंबर जो आ रहा है वो 5400 आ रहा है, ठीक है। अब ये नंबर तो हमें पता चल गया कि ये एक सबसे छोटा नंबर है जो कि ए और ए बी सी तीनों से डिवाइड हो रहा है ना। अब हमने क्या देखा था कि अगर जो हमें अननोन क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में लिखी तो HCF निकालना है, और हमको अगर यही अननोन, ये जो नंबर आया है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया होगा। अगर हमें मान लो 54 ये नंबर ना गिवन होता तो हम कैसे निकालते, हम अपर क्वांटिटी यानी कि न्यूमरेटर फाइंड करना है, न्यूमरेटर हमेशा हम लोग एलसीएम निकाल करके ही फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी और सी का अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल हमेशा उन नंबर से बड़ा ही होगा। मल्टीपल का मतलब क्या, जैसे कि 2 के मल्टीपल क्या है, 4 है, या तो वो नंबर खुद होगा या फिर उससे बड़ा, 4 6 8 10 12 14, है ना, तो नंबर से बड़ा ही होगा। तो इसी वजह से ना अब ये जो 5402 वो ए बी सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो वो क्या आएगा, 5400 आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि ए से भी डिवाइड हो जाएगा, बी से भी डिवाइड हो जाएगा, सी से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसीलिए याद रखना, जब भी क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया था ना, हम रिमाइंडर को पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर ही रास्ते का एक ऐसा रोड़ा होता है जो उसको डिवाइड नहीं, जिसकी हेल्प से वो नंबर बेसिकली ना प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाता है। अगर हम उस रास्ते के जो रोड़ा है ना, ये
2, इसी को अगर हटा देंगे तो ये नंबर डिवाइड होने लग जाएगा। ठीक है, और नंबर निकालेंगे कैसे? एलसीएम फाइंड करके। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर्मूला क्या बनेगा? हाईएस्ट कॉमन पावर। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 को देखो, 2 की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे और 5 की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे। करेक्ट है। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? आर है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? अगेन आर है, तो देखो आर आ जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर आर है, आर तो है नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्यू है या तो 5 है ना। आपको आर तो मिल नहीं रहा है, बट आर से छोटा नंबर अवेलेबल है जो कि है क्यू, तो आप यहाँ पे क्यू लिख दोगे। ठीक है, बराबर हो गया 5400 के। ठीक है, अब आप इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकते हो, 2 टाइम्स 3 दैट मीन्स 6 टू द पावर ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ क्यू। तो अगर हम 54 को भी 6 और 5 के फॉर्म में ब्रेक कर दें तो हम यहाँ से आर और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम 5400 का फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 और 0। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, नहीं 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 0। फिर अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। फिर आपका हो जाएगा 7 5 12 और 6 18, दैट मीन्स 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 5 2 7 2 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है साहब, अब हमें यहाँ पे 6 की समथिंग लिखना है 6 टू द पावर ऑफ आर में, यानी कि 1, देखो एक पेयर 2 और 3 का मिला के 6 बनेगा, दूसरा पेयर मिल गया और तीसरा पेयर मिल गया, दैट मीन्स 6 टू द पावर ऑफ 3 और 5 टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि p की वैल्यू हमको मिल गई है 1। हमें अगर हम r देखो 6 को कंपेयर करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी 3 और 5 को कंपेयर करोगे तो q की वैल्यू मिलेगी 2। तो ये हमको p q और r की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं बची है। ठीक है, बट उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई है तो आप इजिली ए बी और सी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लोगे, है ना। तो फाइंड ए बी एंड सी, शो योर वर्क। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, हमें बस ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आई होप आप इजिली उसको अब फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन अब स्किप कर रहा हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में ए बी और सी की वैल्यूज प्लीज, अगर आप जनरली ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं इसी तरीके की वीडियोस और फ्यूचर में और इसी महीने में, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है। ठीक है, आज क्या है? जनवरी 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है, तो मुझे इसी 10 से 15 दिन में सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपके लिए अपलोड करनी है। ठीक है, तो अगर आप जनरली चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करूं और हेल्प कर पाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ए बी और सी की वैल्यूज तो बता सकते हो, और तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, ऐसे ही अपलोड वीडियो आपके लिए करता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, बट आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ करने के लिए तो आप बस इतना कर दो ए बी और सी, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि हाँ आप जनरली आप भी अपने एंड से एफर्ट डाल लो, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अब हम लोग फिर से वही सेम टाइप के क्वेश्चन अब रिपीट होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का तो कॉन्सेप्ट हमें पता है, प्राइम नंबर बेसिकली उन नंबर्स को बोला जाता है जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। कॉम्पोजिट नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 की बात करें तो 6 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड हो सकता है 6 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 आपका खुद 6 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। उसी तरीके से अगर आप 2 की बात करो तो 2 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 2 या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2 क्या होगा? 2 यहाँ पे आपका एक प्राइम नंबर हो गया। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 2 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं, 2 हमारा इकलौता एक इवन प्राइम नंबर है, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, आप 2 को आप इवन प्राइम नंबर भी बोला जाता है, इवन
प्राइम नंबर भी बोला जाता है और 2 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हमको मिल गया है। ठीक है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कॉमा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे तो आपने 2 रख दिया। अब कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है भाई? 3 की बात करो, 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 3, तो 3 तो प्राइम नंबर है। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 5 एक हमारा प्राइम नंबर है। 6 एक हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? 8। तो इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर की बात करोगे तो वो क्या है हमारा? 4 है। तो यहाँ पे आप 4 लिख दो। ठीक है, तो 2 और 4 का अगर आप एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ का मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड करे, तो आप निकाल करके देखना वो 2 आएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज आप सोच नहीं पाते हो उतना जल्दी, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बट इसमें होता कुछ नहीं है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, वो भी देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर? देखो, अब एक चीज तो हमें पता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पता है कि 2 होता है ना? ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये अभी हम लोगों ने निकाला है, हमें पता है 2 होता है। लेकिन अगर बात करें स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या होता है? ये एक नया टर्म है जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, है ना? कि सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर पता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर पता है, ये स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कि क्या कॉम्पोजिट नंबर भी ऑड होता? तो हाँ, ऑड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4 की बात करो, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 5 हमारा एक क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 आपका एक नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 7 आपका एक आपका प्राइम नंबर है। फिर अगर 8 की बात करो, 8 भी आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, क्या 9 आपका कॉम्पोजिट नंबर है? चेक कर लेते हैं एक बार। 9 देखो किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। तो यहाँ पे भी देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, और 9 आपका एक ऑड नंबर है, तो दैट्स वाई ये नंबर आपका क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड कॉम्पोजिट नंबर में यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम किन दो नंबर का? 2, 9, इन दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करोगे तो यहाँ पे जब भी कोई किसी भी दो नंबर का आप एलसीएम, ऐसे दो नंबर का एलसीएम आप फाइंड करो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 18 इज अवर आंसर। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक नंबर का ही आ सकता है, बट ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अभी से सोचना स्टार्ट कर देते हो, अगर आपने इन टाइप के एक दो क्वेश्चंस लगाए हैं, तो वहाँ एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप इजिली क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे बोला गया है एन स्क्वेयर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, अगर बोला गया है एन स्क्वेयर माइनस 1 जो है, अगर ये 8 से डिविजिबल है, तो बताओ एन की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिससे कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं भाई। एन की हम दो टाइप की ही वैल्यूज ले सकते हैं, या तो हम ऑड नंबर्स ले सकते हैं या फिर हम इवन नंबर ले सकते हैं, है ना? तो मान लो अगर हम इवन नंबर को लेकर के चलें, ठीक है, अगर हम इवन नंबर लेते हैं, मान लो अगर हमने n बराबर 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना आ रहा है? 3। क्या 3 अभी तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता डिविजिबल है, कोई दूसरा नंबर लेकर के देखते हैं। n इक्वल्स टू अदर, मान लो 4 लिया मैंने, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16 माइनस का 1, ठीक है, कितना आया? 15। अभी 15 भी 8 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक और नंबर ले लेते हैं कोई,
n इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 1 कितना आ रहा है, 35। दैट मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला ऑड सॉरी n जो है वो इवन नंबर्स के लिए तो वैलिड नहीं है, बिकॉज हमने इवन 3 नंबर्स लेकर के देखा और तीनों में हम ये देखा कि ये जो भी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, जो फाइनल नंबर आया है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल है। मल्टीपल और फैक्टर, आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर है। मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है, जैसे अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करूं, जो भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ये सारे के सारे नंबर आपके 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 3, 5 और 35 आया है, 15 और 35 है, ये 8 के टेबल में नहीं आते, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 8 का मल्टीपल नहीं है, और अगर मल्टीपल नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर ऑड नंबर्स को लेकर के देखें, मान लो मैंने n को 3 लिया है, ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 माइनस 1 कितना आ गया, 8। दैट मीन्स n से ये ऑड नंबर के लिए तो डिविज वर्क काम कर रहा है, बट क्या एक ही से चेक करेंगे, कुछ और नंबर लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो n बराबर मैंने 5 ले लिया, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 कितना आ रहा है, 24, तो इससे भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, मान लो n की वैल्यू आपने ले ली है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कितना आ रहा है, 48, ये भी डिविजिबल है। दैट मीन्स n जब हम ऑड नंबर ले रहे हैं तब उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए ये आपका जो भी गिवन कंडीशन है वो वैलिड है। तो बोला गया है कि हम n को खाली इंटीजर ले लें, तो इंटीजर तो आपके ऑड नंबर भी होंगे, इवन नंबर भी होंगे, तो ये तो काम नहीं करेगा, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। एन ऑड इंटीजर, यस ऑड इंटीजर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में आपके ऑड और इवन दोनों आ जाएंगे, तो ये भी काम नहीं करेगा। एन इवन इंटीजर, वो तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बोला गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को। आप लोगों को को प्राइम और प्राइम प्राइम तो पता होता है, बट को प्राइम में कई बार हम लोग या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर याद नहीं आता है। तो को प्राइम बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसे कोई भी दो नंबर, ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो दोनों नंबर प्राइम ही होंगे, ध्यान रखना। ऐसे कोई भी दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर, ठीक है, अगर उन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है तो वो दो नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, सिंपल। अब 21 और 22, अब इसको भी सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर लो, कोई कॉमन नंबर होना चाहिए, बट वो नंबर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, इस नंबर को अगर मान लो एक छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए एक छोटा नंबर लेते हैं। मान लो मैं ले रहा हूं जैसे कि 6 और 7। अब 6 के जरा फैक्टर निकालो, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, आपका 3 होगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। उसी जगह पे जरा आप 7 के फैक्टर्स निकालो, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 और 7, ठीक है। तो अगर आप देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कॉमन फैक्टर आप देख पाओगे खाली 1 ही है, खाली, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही इकलौता नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए। दैट मीन्स ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और छोटा नंबर लेते हैं, मान लो मैंने एक नंबर लिया 2 और दूसरा नंबर लिया मैंने 3। अब 2 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 है और 2 है, उसी तरीके से 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पे भी देखो, कॉमन नंबर अगर आप देखोगे तो क्या है, खाली 1 है। दैट मीन्स 2 और 3 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। और ऐसे अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लोगे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि 2, 3, ठीक है, 6, 7, 9, 10, कोई भी दो नंबर कितना भी बड़ा हो, है ना, 98, 99, ये दोनों नंबर हमेशा, दो कंसेक्यूटिव नंबर आपस में को प्राइम ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खाली कंसेक्यूटिव नंबर ही प्राइम होंगे, ऐसे अलग अलग नंबर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो, अगर आपने एक नंबर लिया है 7, ठीक है, और दूसरा नंबर आपने लिया 15, तो 7 और 15 भी आपस में क्या है, को प्राइम है। बिकॉज अगर आप 7 के फैक्टर निकालोगे तो ये 7 और 1 दोनों बस इन्हीं दो नंबर से डिवाइड होगा। 15 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 1, 3, 5 और उसके बाद क्या आएगा, 15। बट अगर आप इनके कॉमन नंबर को देखोगे जो डिवाइड करेगा तो वो खाली 1 ही है, तो 7 और 15 भी आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ को प्राइम की डेफिनेशन देखी कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, है ना, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन किया। बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर,
ठीक है, कोई अगर ए और बी कोई दो नंबर है जो कि को प्राइम है, तो क्या उनके क्यूब भी को प्राइम नंबर होंगे? तो उसको चेक करने के लिए कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि सर 2 और 3 जो है ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनके क्यूब्स भी क्या को प्राइम नंबर होंगे, जरा चेक कर लेते हैं। अगर 2 का क्यूब देखोगे तो सर वो आपको 8 मिलेगा, और अगर आप 3 का क्यूब देखोगे 3 3 जा 9, 3 जा 27 मिलेगा सर। अब जरा 8 के फैक्टर्स निकाल लो, तो 8 को डिवाइड करने वाला एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक आपका 4 है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका डायरेक्ट 8 आ जाता है। उसी तरीके से 27 को डिवाइड करने के लिए 1 है, आपका 3 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, अरे 9 से डिवाइड हो सकता है। फिर उसके बाद ये किससे हो सकता है आपका, ठीक है, फिर आपका ये डायरेक्ट किससे होगा, 13 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, 13 के टेबल में भी नहीं आता है, फिर आपका नहीं आएगा, 27 से अभी जाएगा। अब जरा इन दोनों के बीच में जरा कॉमन नंबर देखो जो कि डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन ऐसा कोई एक कॉमन फैक्टर देखो जो कि 27 और 8 दोनों को डिवाइड कराओ, तो आप देखोगे खाली यहाँ पे A1 ही है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या पता चला कि अगर ए और बी कोई दो को प्राइम नंबर हैं, उन दोनों का क्यूब भी को प्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। मैंने क्या बोला था, जब भी ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइप का चीजें होंगी, तो अगर ग्रेटेस्ट बोला गया है तो क्या फाइंड करना है हमें, HCF, सिंपल, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि 281, ठीक है, और 1249 दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे, लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7। अब रिमाइंडर ही रास्ते का एक ऐसा रोड़ा होता है, अगर हम उसको हटा देंगे तो इजीली ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे। बट देखो होता क्या है ना, जैसे कि मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 9 को अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो 1 आपका रिमाइंडर है। अब इसी 1 को अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें मिलता है 8। अब 8 जो है 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी हमें रिमाइंडर है अगर हम उसको रास्ते से हटा दें तो वो नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब सर हम यहाँ पे डिवाइड करने तो नहीं आए ना, हम रियल नंबर के क्वेश्चन जब करते तो हमें HCF और LCM निकालना होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा, पहली हिंट तो मैंने दे दी, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट करके अगर नंबर दिया होगा, है ना। दूसरा क्या है, आपने जब भी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अब अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई चीज़ निकालनी है, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, वहाँ पे HCF फाइंड करना है, ठीक है सर। तो हमारे पास जो भी दो नंबर लिखे हैं ना सर, उसमें से हम जो रिमाइंडर गिवन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर 276। दूसरा नंबर सर हमें गिवन है 1249। अब इसमें से हमको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है सर 7। अगर हम यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमको मिलता है 124 आपका 2, ठीक है। तो ये दो नंबर्स मिल गए। अब सर अगर हम इन्हीं दो नंबर का HCF निकाल लेते हैं ना, तो हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो वो हम बता देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे 276 और 1242 का हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इजीली यूज़ कर लेंगे, ठीक है, यूज़ कर लो। तो अब यहाँ पे 276, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ठीक है, ये आ गया 69, ठीक है। अब 69 किसके टेबल से जाएगा सर, 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 23 सर ये 23 के टेबल से ही जाएगा, तो यहाँ पे 23 आ गया। अब अगर आप 276 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे तो वो आपको सर मिलेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 23, इस तरीके से मिलेंगे फैक्टर्स। अब अगर आप 1 2 4 2 के सर आप फैक्टर्स निकालोगे तो ये आएगा आपका 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है, इस तरीके से आएगा। उसके बाद 2 3 जा 6 है ना, और 2 1 जा 2, एक सेकेंड 2 से तो जाएगा नहीं, ये आपका 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 0 3 7 जा 21। फिर 7 2 9, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 6 जा 18
और 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 23 1 ज़ा 23, ये आ गया। अब अगर आप इसके फैक्टर्स लिखोगे 1 2 4 2 के, तो वो क्या आ जाएंगे आपके 2 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 23 टू द पावर ऑफ 1, ये आ गया सर, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF का मतलब क्या है, HCF का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन पावर। यानी कि बेसिस से पहले देखो, बेसिस तो सेम है 2 3 23 2 3 23, इसमें से सबसे छोटा पावर होगा ना, छोटा पावर को लेते हैं ना, छोटे पावर के साथ बेस को उठा लोगे, किसमें है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 छोटा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई 3 में कौन सा छोटा है, 3 की पावर 1, 23 दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 23 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 23। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ये हो जाएगा 6 और 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अच्छा 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 138। तो HCF जो आपका निकल करके आया है 276 और 1242 का, वो आपका क्या निकल करके आया है, वो आपका निकल करके आया 138। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अगेन हिंट क्या गिवन है, हिंट क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब ही क्या, HCF। ठीक है, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, विच डिवाइड्स 85 और 78, है ना, तो यानी कि और रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, यानी कि 85 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक नंबर मिल रहा है 84, दूसरा अगर हम 75 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दूसरा नंबर मिल रहा है 76। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का हमें निकालना है सर HCF। ठीक है, तो 84 76, सर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल लो, तो यहाँ पे 84 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, है ना, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 41 आया है सर, 41 आपका किससे डिवाइड होगा, तो 41 तो आई थिंक एक प्राइम नंबर हो गया, है ना, 41 तो एक प्राइम नंबर हो गया, तो 2 4 ज़ा, एक सेकेंड में क्या कर रहा हूँ, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 होगा यार, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा कहाँ खोया हो, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ये आ गया। अब उसी तरीके से दूसरा नंबर कौन सा गिवन है 76, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 1 ज़ा 19, ये आ गया। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 84 के अगर हम फैक्टर्स देखें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1, फिर 76 की अगर आप बात करो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 1, ये हो गया। अब अगर आप HCF निकालो, अगर आप HCF निकालते हो, तो हम क्या करते हैं, अगेन हम HCF निकाल लेना, तो लोएस्ट पावर को देखेंगे, कॉमन पावर, तो यहाँ पे 2 का, तो दोनों का भी सेम है 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे 7 है बट यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 की पावर 0। ठीक है, अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 19 बचा, यहाँ पे 19 की पावर 0, यहाँ पे 19 की पावर 1, तो यहाँ पे लोएस्ट आएगी 19 की पावर 0, तो आंसर फाइनल क्या आ गया 4, ये हमारा HCF आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट आता है ना, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर पूछा करो। ठीक है, आई विल डेफिनेटली try to resolve each and every doubt that you are going to ask in your comments। ठीक है, मैं 101% ट्राई करूंगा कि जो भी आपका डाउट है वो मैं कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व कर दूं। अगर नहीं रिजॉल्व हो पाता है तो मैं आपको, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वरुण बाजपेयी मैथ, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो। ठीक है, जैसे भी होगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करना, अगर नहीं होता मैं वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं मेक श्योर करूंगा आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by 520 और 468। यानी कि अब हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है। ठीक है, अगर हम उसमें 17 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर आपका 520 से भी डिविजिबल हो जाता है, और यही सेम नंबर जब हम इसको 17 से इंक्रीज करते हैं तो ये 468 से भी डिविजिबल हो जाता है। यहाँ पे किसी रिमाइंडर की तो बात नहीं की गई। अब हमें
क्या फाइंड करना है हमें, न्यूमरेटर वाला पोर्शन फाइंड करना है या फिर डिनोमिनेटर वाला? तो सर हमें यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पोर्शन फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पे एक गलती मत करना, वो ये है कि अभी मैंने जैसे बोला कि अगर न्यूमरेटर फाइंड करना तो हो सकता है आप अब इतना तो आइडिया लग गया होगा कि न्यूमरेटर फाइंड करना तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बहुत बच्चे हो सकता है यहाँ पे एलसीएम निकालें और एलसीएम को यहाँ पे पुट कर दें और फिर उसमें 17 को ऐड कर दें, ऐसा नहीं है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बेसिकली न्यूमरेटर की वो वैल्यू निकालते हैं, पूरी न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग आंसर, बेसिकली हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 520 और 468 का, ठीक है, तो वो इस पूरे के बराबर होगा यहाँ पे, है ना। यानी कि ये जो खाली बक्सा है ना, ठीक है, अगर हम उसमें वो 17 ऐड करेंगे तब जाके जो नंबर मिलेगा वो इन दोनों नंबर के एलसीएम के बराबर होगा, ये बात समझो, ठीक है। यानी कि जब हम इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे ना, ठीक है, हमको जो बॉक्स चाहिए ना, तो उसमें से 17 को इधर लाएंगे, दैट मीन्स हम उसमें से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जा करके हमें वो एम्प्टी बॉक्स मिलेगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब यहाँ वही चीज़ हम लोगों ने देखो, जैसे अभी कहाँ गया, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस किए थे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्स निकालना था, सिर्फ खाली बॉक्स था और कुछ तो नहीं था ना आगे पीछे। तो इस तरीके से हमने खाली क्या निकाल, नीचे था तो हमने एचसीएफ निकाला, है ना। अब उसी तरीके से अगर और कोई क्वेश्चन किया था क्या अपन ने, देखते हैं ज़रा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे जब था तो नीचे था तो और कुछ तो हमें नहीं करना था ना, इस वजह से सिंपली हम लोगों ने क्या निकाला था, एचसीएफ निकालना था। यहाँ पे ऊपर था तो इस वजह से हमने क्या निकालना था, हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। ऊपर था तो एलसीएम, नीचे है तो एचसीएफ। अब यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया हुआ था 5402। अब बोला क्या कहता है, ये 5402 को जब इससे डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर है। तो मैंने कहा हम अगर इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बराबर किसके होगा, इसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर आएगा वो नंबर इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, है ना। तो वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी ना आपको। अब देखो जरा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें 520 और 468 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 520 को यहाँ पे लिखो, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 और 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0, फिर 2 6 ज़ा 12, ठीक है, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13, 1, खत्म। उसके बाद क्या नंबर है हमारे पास 468। फिर अब इसको जरा डिवाइड करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इधर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, 3 से कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 उधर जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 1 ज़ा, कैंसिल। अब अगर 520 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1, ठीक है। 468 को कैसे लिखोगे आप, 468 को आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, बेस को सेम कर लेते हैं। बेस को सेम करने के लिए यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 ऐड कर दो, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, बस। अब उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी है हमें, तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है, 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 1 हो गया, उसके बाद 13 आ गया, और फिर ये किसके बराबर है, इस एम्प्टी बॉक्स प्लस 17 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हो, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 5 से कितना हो जाएगा 40, 40 टाइम्स ऑफ 8 5 से 40 और ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 13, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 360, है ना, मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 13 से, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम्प्टी बॉक्स प्लस ऑफ 17 के। एक एक स्टेप बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना, ठीक है, पेशेंस के साथ देखना वीडियो, ठीक है। आपको देखो पेशेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको नहीं पता होता है बट आप कई बार, रोज, इनफैक्ट हर रोज आप अननेसेसरी टाइम कितना ज़्यादा आप रील्स में वेस्ट कर देते हो। वही टाइम सोच लो थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर रहे हो,
एग्जाम आ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ वीडियो देखो, और प्लस रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपका आंसर आ गया है तो वीडियो को स्किप कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है। बट अगर आप सीख रहे हो तो पेशेंस के साथ देखो, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी। अब 360 को 13 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक है, 0 और 13 सिक्स ज़ा 78 कैरी 7, 13 थ्री ज़ा 39 और कितना हो जाएगा 46, 4680, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 4680 बराबर एक खाली बॉक्स प्लस ऑफ 17। अब 4680 में से जब हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें खाली डब्बा मिलेगा। अब 0 में से 7 घटाओगे, 10 को कैरी लोगे ना, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, ये 6 और ये कितना है 4, बराबर में ये हो गया खाली बॉक्स, है ना। तो हमारे पास आंसर फाइनली कितना आ गया 4663, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था ना, इसी खाली डब्बे को तो फाइंड करना था। आप यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4663, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट, लीस्ट की बात हो जाए या फिर स्मॉलेस्ट की बात हो जाए, वहाँ पे क्या फाइंड करना है एलसीएम ऑलवेज, ठीक है। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, किस केस में, ठीक है, जब ऐसा नंबर जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, और 16 से भी डिवाइड हो जाए, और 24 से भी डिवाइड हो जाए, और तीनों ही केसेस में वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 7, दैट मीन्स यहाँ पे वो 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब अगर न्यूमरेटर में कोई चीज़ फाइंड करनी है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम फाइंड करना है, करेक्ट है ना। हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर है ना नंबर, हमें ऊपर वाला फाइंड करना है, नंबर हमें ऊपर वाला फाइंड करना है। तो ऊपर वाले केस में क्या फाइंड कर रहे थे एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन पावर, वही हमने किया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए क्या करना है, अब क्या करेंगे, इस हाईएस्ट कॉमन पावर लेंगे। तो अगर हम 12, 16 और 24 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो किसके बराबर होगा खाली डब्बा -7 के, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो अब जरा एलसीएम फाइंड कर लो, 12 का देखो जरा तो क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। उसी के बाद आप 16 का करो जरा तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर उसके बाद 24 तो 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1, है ना। अब ज़रा एक बार फैक्टर्स को लिख लो तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। फिर 16 को लिख लो ज़रा तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। फिर 24 को लिख लो तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 0 ऐड कर दो, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ठीक है, खाली डब्बा -7। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 48 बराबर में खाली डब्बा -7। तो यहाँ पे खाली डब्बे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41, ठीक है। आई होप यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको जो समझ में आ गया। यानी कि 41 एक ऐसा नंबर है, अगर वो अगर उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना, सॉरी, अगर उसमें से एक सेकेंड, हाँ 41 एक ऐसा नंबर है, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा 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 अच्छा, क्या हो रहा है वीड़ू, 7 को इधर लाओगे तो 48 प्लस 7 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। तो 48 प्लस और 7 कितना हो जाएगा 250, और क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी कि उस खाली डब्बे की वैल्यू कितनी आएगी 55। यानी कि 55 में से अगर आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 55 इज अवर आंसर। यहाँ पे मान लो इसको अगर एक्स है तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या ये होमवर्क दे सकता हूँ, क्या ये होमवर्क दे सकता हूँ। आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, लोएस्ट कॉमन पावर। आपको एलसीएम फाइंड करना है, कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, हाईएस्ट कॉमन
पावर। ठीक है, सिंपल सा, आप 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले ना, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अब यहां पे पूछा है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। देखो, ज्यादातर चांसेस हैं कि ये टाइप का क्वेश्चन आपका लॉन्ग में तो नहीं आएगा। ठीक है, इसका लॉन्ग मेथड भी है, बट अभी मैं आपको वो मेथड नहीं देना चाहता, बिकॉज अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं कि सारे वैरायटीज को देखो। ठीक है, और फिर जा करके डिसाइड करो कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो मैं एक ही मेथड दूंगा। ठीक है, और वो एक स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। और वो स्टेटमेंट क्या है कि HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। यानी कि HCF जो है वो LCM का हमेशा ही क्या है, फैक्टर होता है। तो पूछा गया है क्या कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF, यानी कि क्या ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिसका HCF 15 हो और LCM आपका कितना हो, अच्छा 175 हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो अगर 15 जो है 175 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तब तो ये पॉसिबल है, तब तो पॉसिबल है। सिंपल सा, अभी इतना समझो। ठीक है, बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी एक और वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूंगा। वहां पे मैं इस सेम क्वेश्चन को फिर से लूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मैं आपको दोनों टाइप्स की वैरायटीज दूंगा, बट अभी हमारा हमारा मेन मोटिव कुछ और है, इस वजह से मैं जितना ज़रूरी है उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, होप यू आर गेटिंग इट। तो ज़रा एक बार 175 को ज़रा 15 से डिवाइड कर दो। तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 35/3 आ रहा है। अब 35/3 कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं सर। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स आप यहाँ पे ये रीजन भी दे दोगे ना, चलेगा, कि HCF is always a factor of LCM, but in this case HCF is not a as HCF is not a factor of LCM. That's why it is not possible to have any two numbers whose HCF is 15 and LCM is 175. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते, यहाँ पे हम सिंपल सा एक रिलेशन है उसका यूज करेंगे। आई होप आप सबको पता भी होगा कि HCF ऑफ एनी टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। ये हम सबको पता है फॉर्मूला, ये दो नंबर्स के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे दो नंबर जो हैं वो क्या दिए, 306 और 657। इनका जब आपने HCF निकाला तो वो आपको कितना निकल करके आया, 9 है। 9 HCF निकल करके आया है ना, आपके पास 9 HCF निकला है। LCM आपने निकाला है तो वो कितना अच्छा LCM ही हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं इसका LCM कुछ x होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वो x है। बराबर दो नंबर कौन कौन से, वो है आपके 306 और 657। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, इसको कैंसिल करोगे 3 1 जा 0, 3 3 जा 9। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल होगा क्या, 7 5 12 और 6 18, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 103 मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिल कर दोगे इसको तो 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 219। अब इन दोनों को आप आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 219 को जब हम 103 से गुणा कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 5, 3 2 जा 6, 0 0 0। ठीक है, फिर 9 1 और 2, तो यहाँ पे आ गया 7 5। ठीक है, ये हो गया 15 2 और 2, 2 2 5 5 7। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई है 2 2 5 5 और 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पहले, कि वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते ही हमें ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल सी ट्रिक है, वो ये है कि अगर अगर हमें अगर हमारी जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, एक है होती है हमारी गिवन, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, गिवन वैल्यू है ना। अगर हम गिवन वैल्यूज को ही फोकस करेंगे, ठीक है, गिवन वैल्यू, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो हमारी गिवन वैल्यू हो जाएंगी, और आंसर को प्रेडिक्ट करो, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आंसर को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्कशॉप, इन अ वर्कशॉप देयर आर 48 फ्रेंच टीचर्स हैं, 48 फ्रेंच टीचर्स हैं, ठीक है, उसके बाद 80 जो है वो आपकी हिंदी टीचर है, ठीक है, फिर उसके बाद 144 जो है वो क्या है, आपकी इंग्लिश टीचर्स है, 144 आपकी इंग्लिश टीचर्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम रूम्स नीडेड, है ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स नीडेड इफ ईच रूम हैज द सेम टीचर काउंट एंड ऑल बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट। यानी कि हमें ऐसे सबसे कम कमरे को बेसिकली हमें बेसिकली नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं, वो भी मिनिमम रूम्स बताने हैं जिसमें हम लोग सेम सेट ऑफ टीचर्स को क्या कर पाए, सेम सेट ऑफ टीचर्स को मतलब रूम के अंदर स्टे करा पाए। तो अब हमें ऐसी, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ कमरे होंगे, जो भी नंबर ऑफ कमरे होंगे, हमें ग्रुप ऑफ टीचर्स को स्टे कराना है ना। तो जाहिर सी बात है जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स होंगे उसमें से जो नंबर ऑफ रूम्स निकल करके आएंगे वो तो टीचर से कम ही निकल करके आएंगे ना, क्योंकि एक रूम में जाहिर सी बात है एक टीचर, अगर मान लो एक टीचर भी रहेगा तब भी जो नंबर ऑफ रूम्स आएंगे वो टीचर्स के बराबर आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। बट यहाँ पे तो भाई सेम क्या बोला गया है, ईच रूम हैज सेम टीचर काउंट इफ ऑल बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। हमको तो एक ग्रुप ऑफ टीचर्स को एक कमरे में रखना है ना, यानी कि एक कमरे में हो सकता है एक हो, मतलब एक से ज्यादा ही होगा, सॉरी, दो हो, चार हो, छह हो, मतलब ज्यादा ही टीचर होंगे। तो अगर टीचर एक कमरे में नंबर ऑफ टीचर्स दो से ज्यादा है या फिर एक से ज्यादा, तो नंबर ऑफ रूम्स तो कम होंगे ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो जो है वो गिवन वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे गिवन वैल्यू बड़ी है और आंसर हमारा छोटा है ना। इस केस में जब हमारा आंसर छोटा होता है, ठीक है, जब हमारा आंसर छोटा होता है, ठीक है, जब हमारा आंसर की वैल्यू बेसिकली गिवन वैल्यू से कम आती है, तो उस केस में अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चा, एचसीएफ। उस केस में अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। यहां पे क्या बोला गया, 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6, 12 और 18 मिनट पे, ठीक है, यानी कि 6-6 मिनट के इंटरवल पे घंटियां बजती हैं, ठीक है। इफ दे रिंग ऑल टुगेदर एट 6 AM, व्हेन दे विल रिंग नेक्स्ट, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, यानी कि उसके बाद अब ये कब एक साथ आपस में, यानी कि कौन सा ऐसा एक कॉमन टाइम होगा जिसमें कि ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी। तो अब इसको कैसे फाइंड करोगे, अब इनका कॉमन मल्टीपल निकालोगे। अब जाहिर सी बात है, अब नेक्स्ट की बात हो रही है, नेक्स्ट की बात हो रही है, और टाइम है, टाइम तो इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो भी आपकी गिवन वैल्यू है और जो आपका आंसर है, आंसर की वैल्यू आपकी यहाँ पे गिवन वैल्यू से ज्यादा है ना। तो इस केस में अपन क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये दो जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अब अभी आपको समझ में भी आएगा। देखो, अगर हम सिंपली यहाँ पे क्या निकालें, अगर हम सिंपली यहाँ पे फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, यहाँ पे क्या लिखा है 48 है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास 80, 2 4 जा 0 जा 2 20 और 2 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है।
उसके बाद 144, 2 7 जा और 2 2 जा, 2 3 जा और 2 6 जा, फिर 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। अब अगर 48 को अगर आप देखो, है ना, तो 48 के फैक्टर्स क्या है, देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, है ना, 2 की पावर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है। अगर आप 80 की बात करो तो यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 4, और एक बार 5 भी है। फिर अगर आप 144 की बात करो तो इस केस में 2 आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, और 2 बार आपका 3 रिपीट हो रहा है। बट अगर आप देखो यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 ऐड कर दो, यहाँ पे 5 नहीं, 5 की पावर 0, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 की पावर 0। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है HCF, तो HCF क्या होगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की सबसे लोएस्ट पावर 3, और उसके बाद एक सेकेंड, 3 की लोएस्ट पावर, हाँ एक सेकेंड, लोएस्ट पावर तो यहाँ पे 3 की पावर 0 है ना, और 5 की लोएस्ट पावर 0, तो डैट मीन्स कितना हो गया आंसर, 16 है। यानी कि अगर हम 16-16 टीचर्स का ग्रुप करें, यानी कि एक कमरे में अगर हम 16-16 टीचर्स को स्टे कराएं, तो हम सबसे मिनिमम रूम, हमें बेसिकली कितने, हमको क्या पूछा है बेसिकली, फाइंड द मिनिमम रूम्स पूछा है ना, कितने नंबर ऑफ कमरे हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो HCF फाइंड किया है, HCF क्या फाइंड किया है, HCF क्या बता रहा है यहाँ पे, HCF हमको ये बता रहा है कि हम ऐसा कितने मैक्सिमम टीचर्स को एक साथ एक कमरे में रुका सकते हैं। तो यानी कि अगर हम 48 को 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3। यानी कि फ्रेंच टीचर्स के लिए अगर हम एक कमरे में 16 टीचर्स को रुकवाएंगे तो हमें कितनी कमरे की आवश्यकता पड़ेगी, 3 कमरे की। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास 80 हिंदी के टीचर्स हैं तो हमें कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, 5। ठीक है, अब अगर हमारे पास 144 टीचर्स हैं और एक कमरे में, हमने HCF से क्या फाइंड किया, HCF बेसिकली हमें ये बताता है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे कि ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है ना। तो हमने तो ये पता किया कि अगर हम एक कमरे में 16-16 टीचर्स को अगर हम रखते हैं तो पहली बात तो हमें सबसे कम कमरों की आवश्यकता रहेगी, हम सबसे कम रूम्स हम बेसिकली हम देख सकते हैं, और ये जो रूम्स होंगे ना उसमें सेम सेट ऑफ टीचर्स को रख सकते हैं, है ना, कि जैसे कि हम जो पहले 3 कमरे होंगे उनमें हम फ्रेंच टीचर्स को स्टे करा देंगे, 16-16 टीचर्स एक साथ रहेंगे। फिर अगर हम हिंदी टीचर्स की बात करें, हमारे पास 80 हिंदी टीचर्स है तो उनके लिए हमें 5 कमरे चाहिए होंगे। अब अगर हम क्या बोलते हैं थर्ड वाले को देखो, तो थर्ड वाले में 144 अपॉन में 60 है ना, तो 16 आपका हो जाएगा 9 जा, तो 16 9 जा 144। ठीक है, तो हमें अब बोला गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स नीडेड, तो यहाँ पे 3 और 5 8, और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। दैट मीन्स हमको 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट है, टोटल 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप वहाँ पे 16 मत लिख करके आ जाना, ठीक है, वो आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 17। आपको टोटल कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 3 बेल्स रिंग टुगेदर, ठीक है, एट इंटरवल्स ऑफ, अच्छा, पहली जो बेल है सॉरी, वो आपका हर 6 मिनट पे बजती है, यानी कि हर 6 मिनट पे बजती है, और दूसरी जो बेल है वो आपका हर 12 मिनट पे बजती है, और तीसरी जो बेल है वो हर 18 मिनट पे बजती है। और बोला गया है कि अगर सारी बेल जो है वो सुबह 6 बजे एक साथ बजती हैं, तो बताओ नेक्स्ट ये सारी बेल जो है वो कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का हम एलसीएम, भाई एलसीएम ही निकालना है हमें, है ना, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। दूसरा है आपका 12, तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तीसरा है आपका 18, दैट मीन्स 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो आपका 6 के लिए आ गया है 2 की पावर 1 3 की पावर 1। फिर आपका 12 के लिए आ गया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। फिर 18 के लिए आपके पास आ गया है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब आंसर
की वैल्यू हमें समझ में आ रहा है बड़ी है तो हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं 6, 12, 18, ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें बताया चलेगा कि नेक्स्ट अब कितने मिनट के बाद आपस में, है ना, ये मिनट्स में है ना, टाइम मिनट्स में है, तो हमें पता चलेगा कितने मिनट्स के बाद आपस में रिंग, जो बेल्स हैं वो सारी एक साथ रिंग करेंगी। तो हमें यहाँ पे एलसीएम के फॉर्म, एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 4 कितना होता है 36। तो दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट बेल विल अगेन रिंग टुगेदर। तो अब हमसे पूछा गया व्हेन दे विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर। अभी तो 6 बजे बजी थी। अब अगर उसमें अगर हम 0 मिनट और यानी कि 0 आवर और 36 मिनट को और ऐड करते हैं, यानी कि 6:36 पे सुबह, अब ये एएम दिया है ना, एएम पे अगेन ये बेल जो है आपस में फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस सबका सेम होने वाला है। अगर आपने √3 का देख लिया तो √5 का भी आने वाला है, अगर √5 का आ गया तो √2 का भी एज इट इज सेम होगा। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि √3 इस बार आएगा। तो चलो देखते हैं अब इसमें हमें क्या करना है वो समझो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का अप्रोच करते हैं, है ना। क्या होगा उसमें कि अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो हम यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, लेट √3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर कोई भी नंबर एक रैशनल नंबर है तो हम उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे p और q तो इंटीजर होंगे, यहाँ पे क्या होगा, p और q इंटीजर होंगे। p और q क्या होंगे आपके, बिलोंग किसको करेंगे, इंटीजर्स को। आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, p और q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर भी होने चाहिए, यानी कि ये सबसे छोटी, यानी कि जब भी हम फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स को लिखते हैं ना, हम मेक श्योर करते हैं कि वो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हो। सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि p और q को अब 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए जो डिवाइड कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, है ना। अब और एक बात और ऐड कर देना कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका q 0 हो जाएगा तो ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3q बराबर में p। अब उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ, सॉरी स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q² बराबर में p², है ना। अब ये स्टेटमेंट को समझो क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मान लो जैसे कि ये कुछ इस तरीके का लिखा है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 9। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान से समझो, 3² लिखा जा सकता है। 9 को अपन 3² से लिख सकते हैं ना। अब मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 3² डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मैं यहाँ पे 9 को 9 ना लिख करके 3² लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, 3² अपॉन में 9। अब अगर आप 3² को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। या फिर दूसरे तरीके से समझ लो, मान लो अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास होता 16 को क्या अपन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या आ जाता है, 8। ठीक है ना। अब आप इसी नंबर को आप क्या कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या, कि 4² इक्वल्स टू 8 टाइम्स 2, है ना, 8 टाइम्स 2। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि p² बराबर 3 टाइम्स q²। अब इन्होंने क्या किया ना, ये जो भाई 3 यहाँ पे क्या है, वो 2 है जो नंबर डिवाइड कर रहा है, और ये जो q² है ये कोई एक नंबर है जो क्या है, आप मान लो ये क्या है आपका क्वोशंट है। ये क्या है आपका q² आपका क्या है, क्वोशंट है। ठीक है, जब आपने, बहुत ध्यान से समझना, जब आपने इस p² को 3 से डिवाइड किया तो आपको एक q² मिल रहा है जो कि क्या है, एक क्वोशंट है। भाई जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो ये क्या नंबर है, ये क्या आ रहा है, ये आपका क्वोशंट ही तो है ना। जब मैं
यहाँ पे 4 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो तो जो 8 मिल रहा है, ये क्या है, ये आपका क्वोशंट है ना। अब इसको ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब और समझो। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ मुझे समझ में आ गई तो अब मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ क्या, कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। भाई यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ना, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपका 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 आपका 4 को भी डिवाइड कर सकता है? यस। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से क्या अगर 3 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3 को भी डिवाइड कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। बट डिफरेंस क्या है, जब आपने 2 को 4 स्क्वायर से डिवाइड किया तो उस केस में आपका क्वोशंट अलग आया, क्वोशंट आपका आया 8। बट उस दूसरे टाइम पे जब आपने उसी सेम नंबर से 4 को डिवाइड किया तो आपका क्वोशंट अलग आया, क्या आया, 2 आया, है ना। तो क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 उसके 3 पी को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ये बोल सकता हूँ। बट जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, जब मैं अभी मेरे पास ये एक टाइप की कंडीशन थी, उससे मैंने स्टेटमेंट डिराइव की। अब मेरे पास ये स्टेटमेंट है, अब मैं वो कंडीशन लिख सकता हूँ क्या? इसका क्या मतलब है कि 3 डिवाइड्स पी, यानी कि ये 3 जो है पी को डिवाइड कर रहा है। अब मान लो उस मोमेंट पे मुझे कुछ क्यू स्क्वायर मिला था, बात ध्यान से समझना। ये मैंने मान लिया कुछ इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, ठीक है, कि मैं जब 3 को पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा था तो मुझे क्यू स्क्वायर मिल रहा था। तो मैंने माना कि जब मैंने पी को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इस मोमेंट पे मुझे कुछ मान लो सी मिला, ठीक है। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, P बराबर 3C, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर आप अगेन यहां पे स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर आप यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में 9 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ पे पी स्क्वायर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन वन। अब इसको अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है मेरे पास। ठीक है, अब देखो, अब जब इस पी स्क्वायर की वैल्यू 9C स्क्वायर है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3Q स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर की जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ, 9C स्क्वायर, 9C स्क्वायर। अब ये 3 अगर इधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर 3, 9 से 3 आपका 9 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 3C स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट मुझे क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट मुझे ये बता रही है कि 3 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। अब यहीं पे मेन पार्ट है जो आपको समझना है। हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, एक वर्ड यूज किया था जो कि क्या था, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि P और Q को सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी नंबर P और Q को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है सर। तो हमने पहले तो बोला कि सर ये जो P है ना, इसको 3 डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, P को 3 डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है, बट Q को नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने और सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि यही 3 आपका Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सर P और Q को 1 के अलावा भी एक दूसरा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है सर, 3 है। तो अगर सर आपने तो पहले बोला था कि P और Q को प्राइम है, दैट मीन्स P और Q को खाली 1 डिवाइड करेगा, बट यहाँ पे हमें ये पता चला कि P और Q को 1 के अलावा भी कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, वो है 3। दैट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में अपना एजम्पशन माना था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो तो गलत हो गया, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होता तो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता, और अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता तो उसको 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाता, बट यहाँ पे डिवाइड करा। दैट मीन्स जो भी हमने एजम्पशन एज्यूम किया था हमने स्टार्टिंग में वो गलत है, ठीक है। हेंस अब यहाँ पे ये लिखो कि एज एज पी एंड क्यू इज डिविजिबल by 3 also,
hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Root 3 is irrational number. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। ठीक है, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन जरा इसको भी देख लो, ये और भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रूट 3 जो है ना वो आपका एक रैशनल नंबर है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो, अगर सॉरी इरैशनल है, सॉरी रूट 3 क्या गिवन है, एक इरैशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब अगेन सेम मेथड और सेम अप्रोच का हम लोग यूज करने वाले हैं। अप्रोच क्या होगी सर? अप्रोच ये होगी कि हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस 2 रूट 3 जो है ना ये एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो पी और क्यू क्या होंगे आपके? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और पी और क्यू क्या होंगे आपके? को प्राइम नंबर्स भी होंगे, जहां पे क्यू आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है सर, अब जरा इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये जरा क्यू को इधर मल्टीप्लाई करो, 5q माइनस 2 रूट 3 क्यू बराबर में p। ठीक है, अब ये जो 5q है ये रूट वाला पार्ट एक तरफ कर दो और बाकी पार्ट एक तरफ कर दो। दैट मीन्स 2 रूट 3 को अगर हम उस तरफ ले जाएं और p को इधर ले आए तो 5q माइनस ऑफ p बराबर में क्या हो जाएगा? 2 रूट 3q। ठीक है, अब इस 2 को भी जरा नीचे ले आओ और q को भी नीचे ले आओ, यानी कि रूट 3 को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो 5q माइनस p अपॉन में 2q बराबर में क्या हो जाएगा? रूट 3, है ना? ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब रूट 3 तो एक इरैशनल नंबर है, क्वेश्चन में हमको गिवन है। अगर रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, अगर रूट 3 एक इरैशनल नंबर है तो इसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म, भाई देखो इंटीजर में से अगर आप इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इंटीजर ही मिलता है। अगर इंटीजर में आप इंटीजर को ऐड करते हो तो भी आपको इंटीजर ही मिलता है। इंटीजर में अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी इंटीजर मिलता है। अगर आप डिवाइड करते हो तो भी आपको एक, नहीं डिवाइड करने पे आपको एक इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा श्योर नहीं है। ठीक है, बट इन 3 केसेस में आपको इंटीजर ही मिलेगा, ये श्योर है ना? अगर आप इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक इंटीजर मिलेगा, ऐड करते हो तो इंटीजर मिलेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंटीजर माइनस इंटीजर कर रहे हो तो एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर को एक इंटीजर, क्यों एक इंटीजर है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर, और समथिंग अपॉन समथिंग, अगर इंटीजर बाय इंटीजर है तो वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट रूट 3 तो एक रैशनल नंबर है ना, तो ये दोनों बराबर तो होंगे नहीं, तो ये तो गलत हो गया। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। Hence, our assumption is wrong। और यहां पे क्या लिख दोगे आप? 5 माइनस 2 रूट 3 भी क्या हो जाएगा? एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर अप किया। बस इतना ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस चैप्टर से। रही बात वर्ड प्रॉब्लम की, वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि कब हमें एचसीएफ की अप्रोच लगानी है और कब हमें एलसीएम की अप्रोच लगानी है। ठीक है, बाकी मैंने कुछ वो क्वेश्चंस लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो मुझे लगता है कि इस बार रिपीट हो सकते हैं। बट ये मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं है ना कि सेम एग्जैक्ट एज इट इज़ यही आ जाए। ये क्वेश्चन आप इनको आप अपने रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बट हमेशा मैं ये बोलता हूँ खाली इन्हीं क्वेश्चन पे स्टिक मत रहना। ठीक है, अपने और कुछ पीवाईक्यूज हैं जो को आपको सेम लगे, थोड़ा सा और क्योंकि मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए आज की वीडियो में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट, कोई भी आपका किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।